सावत्री के आंगन में उस पर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब फटे कुल्फी को चप्पल पहले एक अनजान आदमी ने हाथ जोड़कर कहा कि उसे बस 2 वक्त की रोटी और गौशाला के पास सोने की जगह दे दी जाए। वह खेत बचाने के लिए अपनी जान लगा देगा। गांव रामपुरा में किसी गरीब मजदूर का दरवाजे पर आना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सावित्री को उस आदमी की आंखों में अजीब लगी। उसके कपड़े भले ही मजदूरों जैसे थे, लेकिन उसकी नजर में वह लाचारी नहीं जो आमतौर पर भूख से आती है। उसमें एक गहरा ठहराव था, जैसे वह इंसान काम नहीं बल्कि किसी बीते को कल के जवाब की तलाश में आया हो। उसने अपना नाम माधव बताया और कहा कि वह शहर से आया, मुझे बस काम की तलाश है। सावित्री 25 साल तक की विधवा हुई। इसके पति माधव की मृत्यु के 4 साल बीत चुके थे। उसके पास बस 7 बीघा जमीन का टुकड़ा, एक टूटा हुआ मकान, 2 बैल और एक नीम का डरावना नोटिस था। गांव के लोग ताना मारते थे कि एक अकेली और अकेली नहीं संभाल सकती। यहाँ तक कि उसका जेठ हर हफ्ते आकर उसे अपनी जमीन बेचने का दबाव बनाता था। सावित्री हमेशा ही एक ही जवाब देती, यह उसके पति की आखिरी निशानी है। जब तक वह जिंदा है उसे बेचने का सवाल ही नहीं। हालात ये थे कि बुआई का समय निकल रहा था, कुएं की मोटर खराब थी और पशुओं के चारे के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ता था। जब उसने माधव को देखा तो साफ कह दिया कि वह मजदूरी के नाम पर कुछ खास नहीं दे पाएगी। बस रहने को एक कुंडी और जो खाना वो खुद खाती वही उसे मिलेगा। माधव ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर झुका लिया और कहा, से जरूरत हो उसके लिए काम करना ही सबसे बड़ी बात है। सावित्री को लगा कि शायद मजबूर आदमी ठीक होता है। उसने उसे काम करने दिया, लेकिन सावित्री को यह खबर तक नहीं, जिसे वह एक मामूली गरीब मजदूर समझकर अपने पति की पुरानी शोल उड़ाने के लिए दे रही है, वह असल में राघवेंद्र प्रताप सिंह था। वह वही शख्स था जिसके नाम पर हजारों बीघा जमीन, कई इंजीनियर और कारखाने थे, जिसके एक इशारे पर बड़े बड़े अधिकारी खड़े हो जाते थे। वह एक ऐसा इंसान था जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह अंदर से बहुत अकेला था। उसे यह जानने की एक सनक थी कि क्या कोई उसे तब भी इंसान समझकर अपना सकता है जब उसके पास लेने के लिए कोई दुश्मन न हो। पहली रात जब सावित्री ने उसे थाली दी तो माधव ने उसे बाहर ले जाने की कोशिश की, यह कहकर कि मालिक और नौकर का एक साथ में नहीं बैठना चाहिए। सावित्री की आंखों में से एक गजब की चमक और कटवार थी। उसने आवाज ऊंची करते हुए कहा कि उसके घर में कोई अकेले नहीं खाता, सब साथ रहकर इंसान की तरह भोजन करते हैं। उन शब्दों ने राघवेंद्र के दिल को झकझोर दिया। 20 साल में यही पहली बार था जब किसी ने उसे उसकी दौलत के चक्कर से निकल को देखकर पहचाना था। वह रात भर अपनी कोठरी में छिपा रहा। सावित्री के सोने के बाद उसने एक गुप्त फोन कॉल किया और बहुत धीमे स्वर में निर्देश दिए कि यहाँ सोने की खबर किसी को नहीं मिले। उस समय सावित्री को पानी देने के लिए बाहर आना पड़ा और दराज से ने वो नाम सुन लिया, राजेंद्र साहब। उसी एक नाम के साथ दुनिया थम गई। अगले दिन जब सूरज निकला तो सावित्री ने उसे खाना दिया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में संदेह और भय था। वह समझती थी कि यह साधारण मजदूर नहीं है बल्कि कोई बड़ी हस्ती है। दोपहर में जब माधव खेत पर एक काम कर रहा था, वह सावित्री के पास अपने पति की पुरानी चोट माधव के कदमों पर डाली और बहुत ही शांत पर दर्द भरी आवाज में कहा कि वह समझ गई वह यहाँ क्यों है। माधव दंग रह गया। उसे लगा कि शायद उसकी पहचान गलत हो गई है। सावित्री ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि वह जानती है कि वह कौन है और अगर वह चाहे तो हर अपने 7 बीघा जमीन बेच कर उसे बहुत बड़ा मालिक बना सकता है या उसके खेत को विशाल बना सकता है। सावित्री आगे की एक गाड़ी है का खेत तो शायद बचा सकता है, लेकिन जिस भरोसे और आत्मसम्मान के साथ उसने अपने घर की कोठी और खाना किया था, वह अब शिक्षा की खत्म हो गई है। सच था का पता चलते ही सब कुछ बदल गया और अब वह अनजान सुल्तान के साथ एक साथ भी नहीं रुक सकता। सावित्री के शब्द हवा में किसी चाबुक की तरह गूंजे। माधव जो अब तक राघवेंद्र की गरिमा ओढ़े खड़ा था, अचानक एक आम आदमी की तरह झुक गया। उसकी आंखों में वह टसक नहीं थी जो सुख में होती है, बल्कि एक अपराधी जैसी घबराहट थी, जैसे उसके कांपते हाथों से साल उतरी और सावित्री के पैरों में रख दी। तुमने कैसे पहचाना? राघवेंद्र की आवाज फटी हुई थी। सावित्री ने ठंडी सांस ली और दूर खेतों की मेड़ की तरफ देखा। देखते हुए बोली कि इंसान की नजर छिप सकती है राघवेंद्र बाबू, लेकिन जो भूख से ने देखी है, उससे कोई भी वह कभी नहीं भुलाता।
आपकी जेब फटी थी, लेकिन आपके जूते वो मिट्टी में सने होते के कारण भी शहर की किसी बड़ी दुकान की चमक नहीं छोड़ पाई थे। और रही बात उस फ़ोन की, जो आदमी अपनी पहचान छिपाने के लिए इतना एहतियात बरते, वो मजबूरी करने के यहाँ नहीं आता। राघवेंद्र चुप था। अचानक दूर से धूल उड़ती कुछ गाड़ियां आती दिखाई दी। वो गाड़ियां गांव की नहीं थी, बल्कि शहर के रिश्तेदारों की थी। सावित्री की आंखों में वह डर नहीं था, एक अलग सी ही आग थी। उसने अपनी कमर पर बंधी चाबी निकाली और राघवेंद्र की तरफ बढ़ाई। वो लोग आ रहे हैं ना, मुझे पता है। आप यहाँ भाग कर नहीं आए थे, आप यहाँ छिपने आए थे। आपने अपने ही लोग आपके पीछे पड़े हैं। और यह खेत, यह तो बस एक ढाल थी आपके लिए, ताकि आप किसी की को शक न हो सके। राघवेंद्र की नजरें गाड़ियों के काफिले पर टिक गई। उसके चेहरे पर मजबूर का वह मुखौटा धीरे धीरे उतर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, सावित्री, तुम नहीं जानती कि तुमने क्या खोल दिया है। ये लोग मुझे मारने नहीं, मुझे मिटाने आए हैं। अगर मैं यहाँ रहा तो ये लोग तुम्हें और इस खेत को खाक में मिला देंगे। मुझे जाना होगा। जो हर हफ्ते खेत बेचने का दबाव बनाता था, मैनेजर ने दहाड़ कर कहा, राघवेंद्र बाबू, बाहर निकलिए, आपकी मजदूरी का नाटक खत्म हुआ। सावित्री ने राघवेंद्र की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब अपनी शॉल ओढ़ लीजिए राघवेंद्र बाबू, असली खेल अब शुरू हो रहा है। गाड़ियां चारों तरफ से खेत को घेर चुकी थी। हवा में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक ऐसा तूफान था कि जो सब कुछ बहा ले जाने वाला था। सावित्री ने जमीन से एक पुरानी दराती उठाई और बड़ी शांति से गाड़ियों की तरफ बढ़ चुकी थी। राघवेंद्र समझ चुका था कि वह किसी बेचारी विधवा के घर नहीं, बल्कि कोई के काल के चक्रव्यूह में फंस चुका है। और वह काल सावित्री के रूप में उसके सामने खड़ी थी। मैनेजर ने जैसे ही बंदूक का रुख सावित्री की तरफ किया, सावित्री के चेहरे पर नजर नहीं आई। वे शांति से गाड़ियों के पास खड़ी रही, मानो उसे मौत का नहीं, किसी पुरानी रस्म का इंतजार। फिर जमीन पर पड़ी लात मारी तो सीधी मैनेजर की पैर की जापान जाकर गिरी। कुछ दूर से उन दस्तावेजों की फोटो दिखी, जो राघवेंद्र ने की चीनी बीनों की ब्रेक की और अवैध दास्तान का सच्चा चिट्ठा था। मैनेजर की आंखें फिर गई। यह चिल्लाया, ये कागज यहाँ से आए। सावित्री ने हिंदुस्तान के साथ कहा, मैं लगा कि शब्द जिस दिन सुरेश के खेत बिजली का बड़ा ऑफर किया था, मुझे तभी तक शक हो गया था। यह खेत नहीं, यह देवगढ़ की रियासत थी, जिसके नीचे बहुत कुछ दबा है। सुरेश तुम्हारा आदमी था, लेकिन वह मेरी गाय गोरी को चारा खिलाने के बहाने अक्सर मेरे घर की निगरानी करता था। क्या तुम्हें लगा कि मैंने उसे बस मजदूरी के लिए रखा था? तभी पीछे से एक आवाज आई और उसने जो भी कहा देखा वो मेरे पास पहुंच गया। चौंक कर सबने पीछे से देखा। गांव का वह बूढ़ा चौकीदार खड़ा था, जिसे सब पागल समझते थे। उसके हाथ में एक छोटा सा वायरलेस ट्रांसमीटर था। राघवेंद्र को रोकने खड़े हो गए। वह समझ गया कि यह पूरा गांव चूप से लाचार लगता था, वास्तव में एक रियलिस्टिक सुरक्षा के घेरे में की तरह काम कर रहा था। मैनेजर ने झटके से सुरेश का गोदा पकड़ा और बंदूक उसकी कनपटी पर रख दी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास क्या है, राघवेंद्र को बाहर लाओ, वरना मैं इस गद्दार को अभी उड़ा दूंगा। राघवेंद्र वाली वेशभूषा में बाहर निकला। उसकी आंखों में इतना गहरा डर
नहीं था बल्कि एक शिकारी जैसी चमक। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैनेजर को गलत जगह पर खड़ी हो। जिस जमीन पर तुम खड़ी हो वह भी तेरा चंडीगढ़ जमीन का एक हिस्सा नहीं है। तुम जानते हो, यह वह जमीन है जहाँ जमीन के नीचे बात की सड़कें नहीं, बल्कि सालों की पूरी बिछी है। तुम यहाँ आए नहीं हो, तुमको बुलाया गया है। अचानक खेत के चारों तरफ लगे पुराने खंभों से भी शायद करने लगे। यह कृषि नहीं, गवाह हुए। अब तक रविंद्र की दहशत से बंद हुए थे गांव के लोग, जो अब तक अपने घरों में छिपे थे, अचानक हाथों में मसाले लिए बाहर निकल आए। उन्होंने मैनेजर की गाड़ियों को घेर लिया। मैनेजर का हाथ कांपा, उसने पुलिस को धक्का दिया और भागने के लिए पूरा रवि सामने में तेजी से आगे बढ़कर मैनेजर के हाथ से दीवार छीन ली। वह किसी माहिर खिलाड़ी की तरह उसे ताने खड़ी। सावित्री रविंद्र ने हक्का बक्का रह गया। सावित्री ने बंदूक नीचे करते हुए रविंद्र की तरफ देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी। राजवेंद्र बाबू, आप एक खिलौना बनकर आए थे, लेकिन आप नहीं चाहते थे कि आपने इस खेल में कदम उठाए। मेरा पति अर्थ मरा नहीं था, उसे मारा गया था, और वो आप ही के घर का में छुपा हुआ था, जहाँ आप आवे अपने दोनों कमाते थे। मैं ये सब पिछले 4 साल से इसलिए कर रही थी, ताकि उसका इंतजार कर सकूं। आप पानी की लेकर मेरे मत गई आगे पैरों इंद्र के कान में कुछ बताया, तुमने मेरा खेत तो बचा लिया, लेकिन अपनी रियासत क्या जो है अब मेरी हो चुकी है। पुलिस की सायरन की आवाज देवपुर की शांति को चीरती हुई पास आ गई। मैनेजर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपनी रिवॉल्वर गिरा दी और घुटनों के बल बैठ गया। राजेंद्र, जो अब तक सन्नाटे में था, सावित्री की ओर देखते हुए बोला, तो यह सब उस दिन के लिए था। सावित्री ने बिना पलक झपकाए कहा, इंसाफ को जब कानून नहीं ढूंढ पाता तो वह खुद ही अपना रास्ता बना लेता है। आपने मेरे घर को अपनी शरणार्थ स्थली समझा था, लेकिन असल में यह आपके गुनाहों का कफन और घर बन चुका था। पुलिस की टीम ने मैनेजर और उसके गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया, और साथ ही सावित्री के पास मौजूद सबूतों की फाइल ने रविंद्र के उन तमाम काले कारनामों को उजागर कर दिया, जिन्हें वह दशकों से दबाए बैठा था। जाते जाते रविंद्र ने सावित्री की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई घमंड नहीं था, वह एक गहरा खालीपन था। वह समझ चुका था कि वह विधवा की खामोश तपस्या ने उसके 11,000 बीघा के साम्राज्य को राख में बदल दिया है। सूरज डूब रहा था, और देवपुर के उस छोटे से खेत में अब शांति थी। सावित्री ने अपने पति की पुरानी शूल को कंधे पर लेटा और कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गई। वह खेत अब सुरक्षित था, लेकिन उसकी कीमत पर जो युद्ध उसने जीता था वह सदियों तक देवपुर की कहानियों में अमर होने वाला था। क्या आपने कभी सोचा था कि जिसे आप सबसे कमजोर समझते हैं, वही आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है? इस कहानी में सावित्री का इंतकाम सिर्फ एक बदला नहीं, बल्कि सबर का एक ऐसा सस्पेंस थ्रिलर था जिसने एक साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सस्पेंस और थ्रिलर कहानियों की शौकीन है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब हम कोई रहस्यमय कहानी लेकर आए तो आप उसे मिस न करें। कमेंट में जरूर बताएं, क्या सावित्री का बदला सही था और अगली कहानी किस तरह के ट्विस्ट पर होनी चाहिए। वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें थ्रिलर कहानियां पसंद है। जल्द मिलेंगे एक और रहस्य के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।